ओके। तो बेटा लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताई थी। देखो उसमें मैंने आपको बताया था कि वेव की इक्वेशन क्या होती है, और एक चीज मैंने आपको बताई थी फेज के बारे में, कि वेव की इक्वेशन में साइन का जो एंगल होता है उसे हम फेज कहते हैं। वेव की इक्वेशन में जो साइन का एंगल होता है उसे वेव कहते हैं। आज बेटा, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे फेज डिफरेंस। पहले आपको फेज फेज का पता चल गया, फेज डिफरेंस पता चल गया, लेकिन आज हम लोग फेज डिफरेंस के लिए एक फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। शायद मुझे लगता है लास्ट टॉपिक यही था हमारा, तो उससे आगे हम लोग, अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो बेटा हेडिंग आपको लगानी है आज, फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर फेज डिफरेंस। फॉर्मूला फॉर फेज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। ये दोनों ही चीजें आपके लिए नहीं होंगी, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, लेकिन आ जाएगा समझ। कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स नहीं है। पहले हेडिंग लगा दो, फॉर्मूला ऑफ फेज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। नाउ बेटा सपोज लेट वी हैव टू सोर्सेस, of light waves. Let we have two sources of light waves, S1 and S2. So let Y1 is equal to A1 sin omega t plus kx. Y1 is equal to A1 sin omega t plus kx is wave equation at time t is equal to 0. मान लो t is equal to 0 टाइम पर हमारी वेव की इक्वेशन इस तरह से है। ये हमारी t किसी टाइम ओमेगा टी इज इक्वल टू T1 पे ले लेते हैं ऐसे, या 0 भी चलेगा वैसे तो। ओमेगा T1 ओमेगा टी प्लस के, नहीं नहीं ये ठीक है, इसको ऐसे रहने दो। एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो लेट वी हैव टू सोर्सेज ऑफ लाइट वेव्स S1 एंड S2। एंड बच्चे लेट मान लो कि Y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स इज द वेव इक्वेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 फ्रॉम source S1, and y2 is equal to A2 sin omega t plus kx is wave equation at time t is equal to 0 from source S2. हमने दो वेव्स ली हैं, एक सोर्स S1 से आ रही है और एक सोर्स S2 से आ रही है। इन दोनों की वेव इक्वेशन मैंने लिख दी। बच्चे एक है y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और दूसरी है y2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये वेव इक्वेशन है स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0 टाइम पे सोर्स S1 और S2 से जो निकल रही है। नाउ आफ्टर सम टाइम let after some time is equal to t। मान लो कुछ टाइम t के बाद ये दोनों वेव्स, these waves reach at a point, ये दोनों वेव किसी पॉइंट पे पहुंच गई। मैं एक सिचुएशन तैयार कर रहा हूं ये टर्म समझाने के लिए और कुछ नहीं, तो दैट कि आपको फेज डिफरेंस का फॉर्मूला समझ आ जाए। तो लेट आफ्टर सम टाइम t these waves reach at a point p and starts interfering
and starts interfering with each other, इंटरफेयर होने लगी एक दूसरे के साथ। अब इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट तो अलग से पढ़ेंगे, लेकिन हाँ होगा ये कि पी पॉइंट पे जाके दोनों वेव इकट्ठी हो गई आफ्टर टाइम टी और इंटरफेयर होना शुरू हो गई दोनों वेव। टी टाइम के बाद आओ डायग्रामेटिकली समझते हैं बच्चे। मान लो कि ये अपना सोर्स है S1, ये अपना एक सोर्स है, और बच्चे ये रहा दूसरा सोर्स S2, यहाँ कहीं दूसरा सोर्स है S2, और ये मैं आपको टाइम शो करने के लिए बोल दो t इज इक्वल टू 0 की बात चल रही है। t इज इक्वल टू 0 पर हमारी वेव यहीं पे है S1 और S2 के पास ही, यहीं से निकलेंगी वेव्स दोनों। तो बेटा t इज इक्वल टू 0 पर तो हमारी जो वेव है, यहां से जो वेव निकली वो ये नहीं निकली, ये निकली वेव, एक वेव यहां से निकली। तो बच्चे ये जो अपनी वेव है, मान लो ये वेव 1 है, तो फर्स्ट वेव है, इक्वेशन क्या है बच्चे इसकी, t इज इक्वल टू 0 पर, एट t इज इक्वल टू 0 हमने इसकी इक्वेशन लिखी है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t प्लस kx, और यहीं से एक वेव इससे भी निकली है बच्चे। तो यहाँ पर जो वेव 2 है अपनी सेकंड वेव जो सेकंड सोर्स से निकली है, t इज इक्वल टू 0 पर उसकी इक्वेशन है y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t प्लस kx। ये अपने पास दोनों वेव्स हैं। अब इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस देखते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि इन दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस कितना है? एनी वन स्टूडेंट, t इज इक्वल टू 0 पर फेज डिफरेंस कितना है? बेटा आपके सामने दो इक्वेशन लिखी हुई है, t इज इक्वल टू 0 पर, ये रही y1 ये रही y2, इन दोनों का फेज डिफरेंस बताओ कितना है? बच्चे फेज क्या होता है? ये जो एंगल है साइन के साथ इसे फेज कहते हैं। तो y1 का फेज है ओमेगा t प्लस kx, y2 का फेज भी है ओमेगा t प्लस kx। तो दोनों का फेज डिफरेंस कितना हुआ? एनी वन स्टूडेंट, दोनों का फेज डिफरेंस कितना हुआ? नहीं आ रहा समझ बच्चों? कुछ तो रिस्पॉन्स करो, यस नो। जो मैंने लिखी है बातें ये समझ आ रही हैं? वेव की इक्वेशन समझ में आती है कैसे लिखते हैं? कल बताया था। यस सर। तो बच्चे इनका फेज ये होता है ना, साइन के साथ जो एंगल है, साइन का एंगल ये रहा, साइन का एंगल ये रहा, इस वेव का फेज हो गया ओमेगा टी प्लस के एक्स, सेकेंड वेव का भी फेज हो गया ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो दोनों का फेज डिफरेंस हुआ 0, क्योंकि दोनों का फेज सेम है, एक जैसा है। अच्छा दोनों का फेज सेम है, S1 और S2 से जो वेव्स निकल रही हैं दोनों का फेज जो है वो एकदम सेम है। तो हमने कहा t इज इक्वल टू 0 पर इससे यहाँ से जो वेव निकली, यहाँ से जो वेव निकली, दोनों का फेज सेम था, एग्जैक्टली सेम फेज में थी दोनों वेव। तो बच्चे अगर मैं फेज डिफरेंस निकालूं एट t इज इक्वल टू 0, यहाँ इसके बाद आपने लिख लेना इनिशियली एट t is equal to 0 both waves are in same phase, both waves are in same phase, that is फेज डिफरेंस जो है उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 0 आ गया। दोनों वेव्स सेम फेज में हैं, उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 0 आया। कैसे आया? कैसे आया? ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो बच्चे ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये फर्स्ट वाली वेव, फेज डिफरेंस कैसे निकलता है? फेज डिफरेंस कैसे निकलता है बच्चे? फेज ऑफ वेव 2 माइनस फेज ऑफ वेव 1, फेज ऑफ वेव 2 माइनस फेज ऑफ वेव 1। वेव 2 का फेज है ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स, माइनस वेव 1 का फेज है ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स। दोनों को माइनस किया, आंसर आया 0।
क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों आपको यहाँ तक? यस और नो? यस सर। ओके, फिर मैंने कहा कि ये वेव जो है आफ्टर सम टाइम टी, मान लो ये हो गया टाइम टी, यहाँ कहीं आगे हम लोग टी टाइम के बाद, ये हो गया टाइम टी, 0 पे यहाँ थी, टी टाइम के बाद वेव ट्रेवल करके यहाँ पहुंच गई। मान लो आफ्टर सम टाइम टी दीज वेव रीच एट अ पॉइंट पी, मान लो ये रहा बच्चे हमारा पॉइंट पी। अब ये वाली वेव यहाँ से ट्रेवल करते करते पी पॉइंट पे पहुंच गई, और ये वाली वेव भी यहाँ से ट्रेवल करते करते पी पॉइंट पे पहुंच गई। तो टी टाइम के बाद दोनों वेव्स फिर से मीट करी पॉइंट पी पे। These waves reach at a point P and starts interfering with each other. दोनों वेव आपस में इंटरफेयर होना शुरू हो गई। S1 से निकली एक वेव, S2 से निकली एक वेव, और दोनों वेव P पॉइंट पे जाके इंटरफेयर हो रही है। दोनों वेव्स का स्टार्टिंग में इनिशियल फेज डिफरेंस दोनों का 0 है। अब ये यहाँ से यहाँ गई और यहाँ से यहाँ गई। अब देखते हैं, दोबारा से इक्वेशन लिखेंगे। बना लो बच्चे यहाँ तक, जब यहाँ तक हो जाए फिर आगे चलते हैं। जब यहाँ तक हो जाए उसके बाद मैं आगे बढ़ाऊंगा। लिख लो इसको। T इज इक्वल टू 0 पे ये रही दो वेव्स, ये रही वेव और ये रही वेव, दोनों का फेज सेम है, फेज डिफरेंस दोनों का 0 है बच्चे। टी टाइम के बाद ये वेव यहाँ से यहाँ पहुंची, ये वेव यहाँ से यहाँ पहुंची, दोनों पी पॉइंट पे मिल गई आके आफ्टर सम टाइम टी। अब फिर से देखेंगे कि टी टाइम के बाद इनका फेज डिफरेंस कितना है, क्या कुछ चेंज आया फेज में या नहीं, ये देखेंगे। बच्चे जब बन जाए तो मुझे बता देना। यहाँ तक हो गया सबका? यस और नो? यस सर। ओके, नाउ बच्चे ये सब लिखने के बाद, इसके बाद फेज डिफरेंस लिखने के बाद क्या लिखोगे? ऊपर आते हैं। नाउ बेटा एट टाइम टी, एट टाइम इज इक्वल टू टी, जो हमारी वेव y1 है, मान लो वेव y1 ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया यहाँ से लेके यहाँ तक, जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पहले x डिस्टेंस थी, अब ये इसने x1 हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट x से x1 हो गया। तो बच्चे अब इसकी इक्वेशन बन जाएगी a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1, देखो चेंज हो गया थोड़ा सा, x1 आ गया एट टाइम t, और t टाइम के बाद सेकेंड वाली वेव का जो इक्वेशन बन गई वो बन गई a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2, उसने भी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। देखो जरा ध्यान से बच्चे, ये वाली वेव कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ये वाली वेव ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए। स्टार्टिंग में दोनों के एक्स एक्स सेम है, स्टार्टिंग में दोनों के एक्स एक्स सेम है। मान लो ये एक्स इज इक्वल टू 0 भी है, मान लो ये एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसे एक बार के लिए इमेजिन कर लो, तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट भी सेम थे। लेकिन बच्चे इसने जो कवर किया, इसने यहां से यहां तक, इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, सॉरी इसने कम डिस्टेंस कवर किया और इस वाली वेव ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। ये x से x1 पहुंच गई और ये वाली x से x2 पहुंच गई, ठीक है। तो यहां पर t टाइम पर देखो, इसी डायग्राम में आप लिख सकते हो, पहले तो ये थी इक्वेशन, अब इक्वेशन क्या बन गई यहाँ पर, एट t इज इक्वल टू, एट टाइम इज इक्वल टू t। इस टाइम पर फर्स्ट वेव की इक्वेशन बन गई a1 साइन ओमेगा t प्लस, पहले क्या थी, पहले kx थी, अब बन गई kx1। x1 क्यों? क्योंकि इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया यहाँ से यहाँ। सेकेंड वाली वेव की इक्वेशन क्या बन गई, सेकेंड वाली वेव की इक्वेशन बन गई a2 साइन ओमेगा t प्लस, पहले था kx, अब बन गया kx2। kx2 क्यों? क्योंकि इस वेव ने भी यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है। इज इट क्लियर बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? व्हाट इज x1 लिख लो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा। यहाँ से लेके यहाँ तक x1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक x2 है, तो इसने कवर कर लिया कुछ डिस्टेंस x, इसने x1 कवर किया, इसने x2 डिस्प्लेसमेंट कवर किया। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आया ना?
स्टार्टिंग में ये था, अब टी टाइम के बाद ये हो गया। नाउ अब निकालते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद देखते हैं फेज डिफरेंस आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद देखते हैं। तो बच्चे ये होगा फेज ऑफ वेव 2, सेकेंड वेव का फेज, माइनस फेज ऑफ वेव 1 और फर्स्ट वाली वेव का फेज। सेकेंड वाली वेव का फेज कितना है, आओ देखते हैं। फेज को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं बच्चे, फेज डिफरेंस को पाई से डिनोट करते हैं। सेकेंड वाली फेज का फेज कितना है वेव का, इट इज ओमेगा टी प्लस के एक्स टू, इट इज ओमेगा टी प्लस के एक्स टू। इसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट वाली वेव का फेज, फर्स्ट वाली वेव का फेज है ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, ओमेगा टी प्लस के एक्स वन। दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, अपने पास बचेगा के एक्स टू माइनस के एक्स वन। तो फेज डिफरेंस आएगा के इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन। तो बेटा एक्स टू माइनस एक्स वन को लिख सकते हैं डेल्टा एक्स, और के होता है हमारा वेव नंबर, तो एंगुलर वेव नंबर होता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो बच्चे ये बन गया फॉर्मूला, यहां मैं इसको रीराइट कर देता हूं। पाई आ गया हमारे पास 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ पे बच्चे पाई क्या है, पाई है फेज डिफरेंस, और डेल्टा एक्स क्या है, यानी उनके पाथ में कितना डिफरेंस है, उनके डिस्प्लेसमेंट में कितना डिफरेंस है। तो डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पे बच्चे, इट इज पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स हो गया पाथ डिफरेंस। कैसे समझोगे, मान लो बच्चे यहां से लेके यहां तक ये ऐसे सीधी लाइन बनाते हैं, ये तो है अपना x1, और यहां से लेके यहां तक ये है अपना x2। तो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं सीधा यहां पर, तो बच्चे ये जो डिफरेंस आएगा ये आएगा डेल्टा एक्स विच इज x2 माइनस x1, और इसी को हम लोग कहते हैं पाथ डिफरेंस। बच्चे इसको कहते हैं पाथ डिफरेंस। यानी आप देखो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ये एक्स्ट्रा लेंथ है, मतलब ये जो सेकंड वेव है इसने इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर किया है डेल्टा एक्स, इसने इतना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा इसको कवर करना पड़ा है। इसने अगर x1 कवर किया है तो बच्चे इसने x1 से थोड़ा ज्यादा कवर किया है। वो कैसे पता चलेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाएगी, और रिमेनिंग जो है दैट इज पाथ डिफरेंस। तो फेज एंगल क्या है, फेज डिफरेंस क्या है, इट इज 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स ऑफ पाथ डिफरेंस। यही हमारी हेडिंग थी, फॉर्मूला ऑफ फेज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। इज इट क्लियर बच्चों, कोई डाउट किसी को? बच्चे कुछ समझना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, यस नो बोल बता दो मुझे। इज इट क्लियर एवरीवन, से यस और नो, इज दिस क्लियर? यस सर। ओके ओके। तो बच्चे देखो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। स्टार्टिंग में S1 और S2 हमारे सोर्सेज हैं, t इज इक्वल टू 0 पर। वेव फर्स्ट वेव ये रही, सेकंड वेव ये रही, दोनों का फेज सेम है। इनिशियली दोनों का फेज डिफरेंस 0 है, लेकिन t टाइम के बाद जाकर इस वेव को थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। तो आफ्टर टाइम t देखा हमने इसका कितना फेज डिफरेंस है, तो हमने वो कैलकुलेट किया। आफ्टर टाइम t वेव की इक्वेशन इसकी बन जाएगी ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, इसकी बन जाएगी के एक्स टू। इनका फेज डिफरेंस निकाला, ये अपने पास फॉर्मूला आ गया 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि ये फेज डिफरेंस क्यों आया। बच्चे ये फेज डिफरेंस क्यों आया, कोई स्टूडेंट बता सकता है ये फेज डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्या कारण है यहाँ पे फेज डिफरेंस आने का? स्टार्टिंग में तो दोनों का फेज बराबर था, फिर पी पॉइंट पे पहुंच के फेज डिफरेंस क्यों आ गया वेव्स के बीच में? हाँ जी, हाँ जी, इनायत आप बताओ, इनायत आप बताओ।
स्टार्टिंग में दोनों का फेज बराबर था, फेज एंगल 0 था, फेज डिफरेंस 0 था, लेकिन पी पॉइंट पे जब ये वेव्स पहुंची तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आ गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये फेज डिफरेंस आया क्यों, क्या रीजन है, फेज डिफरेंस क्यों आया? इनायत। इनायत मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सुजल, आप बताओ सुजल। सुजल मेरी आवाज आ रही है आपको? बच्चे ये फेज डिफरेंस क्यों आ रहा है? फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस की वजह से आ रहा है। अगर ये दोनों वेव सेम पाथ ट्रेवल करती तो फेज डिफरेंस नहीं आता, बट पहली वाली वेव ने x1 डिस्प्लेसमेंट किया, दूसरी वाली वेव ने x2 डिस्प्लेसमेंट किया, तो इस वजह से इनके बीच में आ गया पाथ डिफरेंस। इसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है और इसी पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस आया। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? मैं ज्यादा चिल्लाना नहीं चाहता, रिस्पॉन्स कर दिया करो। मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट पाथ डिफरेंस। तो ये आप अपने बच्चे नोट कर लेना सारा फॉर्मूला। तो फाइनली हमें क्या समझ में आया, ये यहां पे आप नोट कर लो, पाथ सॉरी फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस अराइजेस, फेज डिफरेंस क्यों आया? फेज डिफरेंस अराइजेस बिकॉज ऑफ पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस किस वजह से आया? पाथ डिफरेंस की वजह से आया। पाथ डिफरेंस यानी कि दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट में कितना फर्क है, बिकॉज ऑफ पाथ डिफरेंस बिटवीन द waves, individual waves, you can say that, and this is the reason of phase difference. I hope it is clear phase difference के बारे में सबको। Yes, तो ये sir. फॉर्मूला आपने, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। So now coming back to the main portion, these all are the basic terms, क्योंकि कल मैंने आपको हेडिंग लिखवाई थी कि हम कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें कर रहे हैं, तो ये अपने पास बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो मैंने आपको करवाई। अब बच्चे हेडिंग डाल दो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हेडिंग डाल देना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, the resultant displacement, or you can say that net displacement, the resultant displacement of a number of waves in a medium, of a number of waves, of more than resultant displacement of more than one wave, resultant displacement of more than one waves in a medium at a particular point, जैसे हमारा पॉइंट P था वहां पे, at a particular point, at a particular point is the vector sum of, is the vector sum of, is the vector sum of individual displacements, is the vector sum of individual displacements produced by, individual displacements produced by individual waves, produced by individual waves
at that point. Produced by individual waves at that point. बच्चे ये स्टेटमेंट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की. ये स्टेटमेंट क्या कहता है? ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, मान लो बच्चे डिस्प्लेसमेंट को हम y ले रहे हैं, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट. लाइक वेव 1 का डिस्प्लेसमेंट है y1, वेव 2 का डिस्प्लेसमेंट है y2, वेव 3 का डिस्प्लेसमेंट है y3, इसी तरह वेव 4 का डिस्प्लेसमेंट है y4 एंड सो ऑन. अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो वी विल गेट नेट डिस्प्लेसमेंट, बट वेक्टर फॉर्म में ऐड करना है. y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर इज इक्वल टू टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट. बच्चे दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? जब बहुत सारी वेव्स अलग अलग सोर्सेज से बच्चे, जब वेव्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचेंगे, जैसे अपने पास दो वेव्स थी, सोर्स S1 और सोर्स S2 से, जब वो पॉइंट P पे पहुंची तो सोर्स S1 से निकलने वाली वेव ने मान लो y1 डिस्प्लेसमेंट किया और सोर्स 2 से निकलने वाली वेव ने y2. तो बच्चे नेट डिस्प्लेसमेंट पॉइंट P पर क्या होगा? इट इज गिवन बाय y1 वेक्टर प्लस y2. और अगर दो से ज्यादा वेव्स हैं तो ऐसे इंडिविजुअली ऐड हो जाएंगी. इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ये नोट कर लो बच्चे, इससे आगे चलेंगे फिर हम. डन सर. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की सिर्फ हमारे पास डेफिनेशन है, नथिंग एल्स. उसके बाद दो तरह के होते हैं बच्चे सुपरपोजिशन. सुपरपोजिशन दो तरह की होती है. there are two types of superpositions. There are two types of superpositions. अगर बच्चे आप सुपरपोजिशंस नहीं लिख सकते तो आप इंटरफेरेंस भी लिख सकते हैं. और क्या लिख सकते हो आप? इंटरफेरेंस भी लिख सकते हो. मतलब दो तरह की इंटरफेरेंस होती हैं, क्योंकि सुपरपोजिशन तभी होएगी जब इंटरफेरेंस होएगी. इंटरफेरेंस को पढ़ेंगे डिटेल में. तो बच्चे दो तरह की होती हैं. नंबर वन इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव interference. Number one is called constructive interference and number two is called destructive interference या destructive superposition. आपकी मर्जी है, आप सुपरपोजिशन बोलना चाहें सुपरपोजिशन बोलो या फिर इंटरफेरेंस बोलो. तो दो तरह की होती हैं. आओ समझते हैं इसको. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब है? पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की. वेट फॉर अ मिनट. बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर. तो बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डेफिनेशन लिखो. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डेफिनेशन लिखते हैं. The interference of more than one light waves at a point
at a point is said to be constructive interference is said to be at a point is said to be constructive interference आप ऐसा करो बच्चे, इंटरफेरेंस वर्ड काट के सुपरपोजिशन ही लिखो। यहां से इंटरफेरेंस हटा दो और यहां पर लिखो सुपरपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन ऐसे लिखो। इंटरफेरेंस हटा दो, काट दो ये वर्ड, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन एंड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। इंटरफेरेंस वर्ड काट दो और यहां पर भी डेफिनेशन में लिखो द superposition of more than one light waves at a point is said to be constructive superposition. Interference word काट देना, is said to be constructive superposition if net displacement at that point is maximum. If net displacement at that point is maximum. और बच्चे डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में लिखना सारी डेफिनेशन सेम। द सुपरपोजिशन ऑफ more than one light waves, superposition of more than one light waves is said to be destructive superposition if net displacement at that point is minimum. ठीक है बच्चे, लिख लो डेफिनेशंस, लिख लो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की। अगर तो बच्चे नेट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम आ जाता है तो बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव है, मतलब बढ़ गया डिस्प्लेसमेंट। अगर नेट डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है, मिनिमम आ जाता है, तो बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है। तो इन दिस वे वी कैन से दैट कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। मैक्सिमम वर्ड भी बच्चे हटा दो, मैक्सिमम और मिनिमम की जगह नेट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट इज ऐसे करके लिख लो। is said to be constructive superposition if net displacement at that point is greater than individual displacement। ऐसे लिख लो और यहां पे लिख लेना if net displacement at that point is lesser than individual displacement। थोड़ी सी बच्चे करेक्शन हुई है, सॉरी। तो एक तो इंटरफेरेंस वर्ड हटा देना। मैंने कुछ इसलिए चेंजेस किए हैं क्योंकि इंटरफेरेंस वर्ड आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो मैंने वो हटा दिया। सेकेंडली, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड्स को हटा के आपने लिख देना ग्रेटर देन इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट एंड यहाँ पे लिख देना लेसर देन इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। एक बार इसे नोट कर लो, फिर डायग्रामेटिकली समझते हैं कि क्या चीज है ये। यहां तक नोट कर लो बेटा सारे।
नोट हो गया बच्चों? इतना Yes, कर लिया sir. नोट? ओके। अभी ये आपने सेपरेशन चलानी है, ऐसे ही आपने नोटबुक में बना रखी होगी ना, सेपरेशन चलाते रहना डेस्ट्रक्टिव और इंटर कंस्ट्रक्टिव के बीच में। Okay, sir. तो इसके बीच में हम लोग देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं कंस्ट्रक्टिव और डेस्ट्रक्टिव में। तो वैसे मान लो जैसे अपने पास ये रही एक वेव, यहाँ पे आप टाइम भी ले सकते हो या आप पोजीशन भी ले सकते हो, और यहाँ आप ले लो डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं हम लोग y, यहाँ हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। तो सपोज करो कि ये अपनी फर्स्ट वेव है, कोई एक वेव अपनी ऐसे जा रही है। इस वेव का एम्पलीट्यूड मान लो बच्चे यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक वेव हमने ऐसे ले ली, और मान लो कि इस टाइम पर आप कहीं पर इस पर्टिकुलर टाइम पर इस जगह पे एट टाइम t1 टाइम पे टाइम एक्सेस भी चल रहा है, इसका जो बच्चे डिस्प्लेसमेंट है t1 टाइम पर, इसका डिस्प्लेसमेंट आपने लिया y1। t1 टाइम पर फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट, ये अपनी वेव 1 है। अच्छा बच्चे एक और वेव है, एक और वेव है लाइक दिस इज सेकेंड वेव। ये जो डॉटेड वेव है दिस इज वेव नंबर 2, ये अपनी हो गई सेकेंड वेव। इसी टाइम पर मैंने सेकेंड वेव को देखा, तो सेकेंड वेव का डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ज्यादा है बच्चे। इस टाइम पर सेकेंड वेव का डिस्प्लेसमेंट देखा तो थोड़ा ज्यादा है, तो हमें दिख रहा है y2 y1 से बड़ा है। y1 कहाँ से कहाँ तक है? y1 यहाँ से यहाँ तक है। बच्चे वीडियो में विजिबल है आपको ये? हाँ, Yes, sir. नहीं है विजिबल? बड़ा करके भी बना सकते हैं। बच्चे t1 टाइम पर इसका डिस्प्लेसमेंट है y1, और t2 टाइम पर दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट है y2, दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट है y2। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ से देखेंगे। एक आप वेक्टर बनाओ, देखो पहली वाली वेव का वेक्टर बना बच्चे इतना, दिस इज y1 वेक्टर, और दूसरी वाली वेव का जो वेक्टर बना है वो इससे थोड़ा बड़ा बना है लाइक दिस इज y2 वेक्टर। इन दोनों के वेक्टर्स देखो आप सेम टू सेम, एक का वेक्टर ये रहा और दूसरे का वेक्टर इससे बड़ा है, y1 और y2। मैं बात कर रहा हूँ t1 टाइम पर, एट टाइम इज इक्वल टू t1। तो बच्चे जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा, जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर, दोनों को ऐड करके अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो बच्चे इनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आएगा वो y1 प्लस y2 हो जाएगा। यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा आ जाएगा। तो ये हो गई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सॉरी कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। इज इट क्लियर बच्चों क्या कह रहा हूं मैं? दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। देखो डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, y1 प्लस y2 दोनों का ऐड हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाऊं बच्चे, नेट डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाऊं t1 टाइम पर ही, t1 टाइम पर ही, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो y1 प्लस y2, यानी नेट डिस्प्लेसमेंट तो काफी ज्यादा हो जाएगा इस टाइम पे। और ये आगे पूरा कर लेना वेव को, तो आप देखो कि नेट डिस्प्लेसमेंट तो काफी ज्यादा है y नेट, क्योंकि वो इन दोनों को ऐड होके मिला है, इन दोनों का टोटल है वो। तो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव, यानी डिस्प्लेसमेंट्स ऐड हो गए, कंस्ट्रक्ट हो गए, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। इज इट क्लियर बच्चों? यहां तक समझ आ गया सबको? आया ना? Yes, sir. अब डेस्ट्रक्टिव में देखते हैं, डेस्ट्रक्टिव का देखते हैं। टाइम ले लिया हमने, यहाँ y ले लिया। मान लो बच्चे ये हमारी फर्स्ट वेव है, वेव 1, और दूसरी वेव कुछ इस तरह से है, दूसरी वेव कुछ इस तरह से है। ये अपनी सेकंड वेव है, दिस इज अवर सेकंड वेव, ये दूसरी वेव है हमारी। तो बच्चे किसी पर्टिकुलर टाइम पर t1 टाइम पर
हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वेव का वेक्टर ये रहा y1 वेक्टर, और बच्चे सेकंड वेव का वेक्टर ये रहा y2 वेक्टर। नहीं दिखाई दे रहा तो मैं अलग से ड्रॉ करता हूँ। बच्चे y1 वेक्टर ये रहा ऊपर की तरफ है, और जो y2 वेक्टर है वो छोटा है और वो नीचे की तरफ है सेकंड वेव का। तो अगर मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के इनका नेट वेक्टर निकालूं, मतलब इनका नेट डिस्प्लेसमेंट निकालूं, तो ये बनेगा y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। लेकिन अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड निकालूं, वेक्टर हटा दूं, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो माइनस करके हमें मिलेगा तो y1 माइनस y2। तो बच्चे दिस इज कॉल्ड डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको कहते हैं डेस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। यानी कि अगर आप नेट वाले का ग्राफ बनाओगे बच्चे, यहाँ पे टाइम और यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो, तो नेट वाले का डिस्प्लेसमेंट होगा y1 से y2 हटा के ओवरऑल ऊपर की तरफ होगा, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा कम रहेगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये अपना y नेट रहेगा t1 टाइम पे। समझ आया बच्चों? देखो ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम हो गया ना, यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? दिस इज कंस्ट्रक्टिव लेफ्ट साइड पे, दिस इज डेस्ट्रक्टिव, क्योंकि इनके डिस्प्लेसमेंट्स ऐड हो गए, सेम डायरेक्शन में थे, तो ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा हो गया। इनके अपोजिट डायरेक्शन में था तो डिस्प्लेसमेंट्स माइनस हो गए, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। तो दिस इज डेस्ट्रक्टिव एंड दिस इज कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। इज इट क्लियर एवरीवन? से यस और नो? Yes, sir. तो बेटा ये थी अपने पास दो टाइप्स की सुपरपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव और डेस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। हाँ, सो इसे आप बना लो, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।